हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी प्रकाशिक यंत्र। और इस प्रकाशिक यंत्र में हमने पीछे टॉपिक जो पढ़ा वो सिंपल माइक्रोस्कोप है। आज हम देखेंगे स्टूडेंट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है स्टूडेंट। सिंपल माइक्रोस्कोप में सिंगल कॉन्वेक्स लेंस था और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखिए इधर टू लेंस लगे हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से लेंस हैं स्टूडेंट? ऑब्जेक्टिव लेंस, आई पीस। ठीक है, देखो स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव लेंस को अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। अभिदृश्यक। और आई पीस को कहते हैं नेत्रिका। ठीक है स्टूडेंट, हमने आपको बताया कि कोई भी माइक्रोस्कोप जो होता है वो किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट की इमेज बड़ी कर देता है, मैग्नीफाइंग कर देता है इमेज को। ठीक है, हम उसकी डेफिनेशन में नहीं पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप देख रहे हैं। तो इसमें आप पॉइंट वाइज नोट कर सकते हैं स्टूडेंट। इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप in a compound microscope, two convex lenses are used। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो उत्तल लेंस प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, और एक उत्तल लेंस जिधर ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ इसका फोकस है अगर, तो यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो जिधर ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, तो पहला इसमें जो होता है ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है ये जो है स्मॉल फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का होगा। ठीक है स्टूडेंट, और ये नियर टू ऑब्जेक्ट होता है, नियर टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो स्मॉल होगा, उसकी फोकल लेंथ कम होगी और वो ऑब्जेक्ट के पास होता है, यानी ऑब्जेक्ट के जो पास होगा उसी को ऑब्जेक्टिव लेंस कहेंगे। ठीक है, नंबर दूसरा हम लोगों का होता है, ठीक है, आई पीस। ठीक है, आई पीस लेंस, ये भी दोनों ध्यान रखिएगा कॉन्वेक्स लेंस है। आई पीस जो होता है स्टूडेंट वो लार्ज फोकल लेंथ का होता है, लार्ज फोकल लेंथ यानी बड़ी फोकस दूरी का होता है, और नियर टू आई होता है, ये नियर टू आई होता है, ये आंख के समीप होगा ये। ठीक है, दोनों कॉन्वेक्स है, ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो दोनों ही जो लेंस होते हैं वो अलग अलग ट्यूब में होते हैं, ये अलग ट्यूब में होता है और ये अलग ट्यूब में होता है। ठीक है, बोथ लेंसेस आर fitted in separate tube, सेपरेट ट्यूब। ठीक है,
दोनों लेंस अलग अलग ट्यूब में सेपरेट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट। और एक क्रॉस वायर is fitted on the focus of eyepiece. ठीक है, एक क्रॉस तार लगा होता है, कहाँ लगा होता है? आई पीस के फोकस पर लगा होता है। ठीक है, आई पीस से जो है इसका यहाँ कहीं फोकस होगा, इस फोकस पर एक क्रॉस तार लगा होता है। ठीक है, both lenses can be adjusted by rack and pinion arrangement. Pinion arrangement. Both lenses can be adjusted by rack and pinion arrangement. ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, हमने आपको क्या क्या बताया। इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप 2 कॉन्वेक्स लेंसेस आर यूज्ड। 2 कॉन्वेक्स लेंस यूज होते हैं। पहला होता है ऑब्जेक्टिव लेंस यानी अभिदृश्यक लेंस। ठीक है, और अभिदृश्यक लेंस कैसा होता है? स्मॉल फोकल लेंथ एंड नियर टू ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के पास होता है। इधर ऑब्जेक्ट है देखिए, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस हुआ। ठीक है, दूसरा हमारा आई पीस होता है, आई पीस लेंस होता है, इसको नेत्रिका कहते हैं। और इसको जो नेत्रिका लेंस होता है ये लार्ज फोकल लेंथ का है, ये लार्ज फोकल लेंथ का है। और नियर टू आई पीस होता है, ये आई पीस के पास होता है। ठीक है, बोथ लेंसेस आर फिटेड इन सेपरेट ट्यूब। दोनों लेंस अलग अलग ट्यूब में होते हैं, एक ही में नहीं होते हैं जो। ठीक है, एक क्रॉस वायर इज फिटेड ऑन द फोकस ऑफ आई पीस। एक क्रॉस वायर जो होता है आई पीस के फोकस पर फिट होता है, लगा होता है। ठीक है, क्रॉस तार लगा होता है। और बोथ लेंसेस कैन बी एडजस्ट बाय रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। दोनों लेंस जो है रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट से आगे पीछे खिसका करके एडजस्ट किए जा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। पैरालॉक्स between cross wire and image is removed by rack and pinion arrangement। ठीक है, रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट का मतलब इनको आगे पीछे खिसका करके ऐसी व्यवस्था करते हैं जो उसमें क्रॉस वायर लगा है और जो इमेज आ रही इनके बीच कोई पैरालॉक्स ना हो। पैरालॉक्स का मतलब कि दोनों ठीक एक दूसरे के ऊपर आ जाए। इस कंडीशन में इमेज स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, तो बाई रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट यहाँ लिखना है, रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट।
ठीक है, बाय रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट, यानी इसको हिंदी में कहते हैं दंतुर दंड चक्र व्यवस्था कहते हैं। हिंदी में बहुत अलग वर्ड है, दंतुर दंड चक्र व्यवस्था इसको कहते हैं, दंतुर दंड चक्र व्यवस्था। रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट से आप इसको जो है दंतुर दंड चक्र व्यवस्था से क्या करते हैं, क्रॉस वायर जो लगा है इसकी फोकस पर और जो इमेज इसमें बन रही है दोनों के बीच पैरेलक्स रिमूव करते हैं लेंसों को आगे पीछे करके, उसी को रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट कहते हैं। ठीक है, दंतुर दंड चक्र व्यवस्था कहते हैं। ओके, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन, प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, इमेज बनाने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखने वाला जो पॉइंट है वो ये है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अवे फ्रॉम द फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, फोकस से थोड़ा दूर रखेंगे ऑब्जेक्टिव के। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट ध्यान रखेंगे इस पॉइंट पर होगा, यानी फोकस के इधर होगा, यानी यहाँ से फोकस जहाँ आएगा उससे दूर होगा। ठीक है, अच्छा, जितना दूर इधर फोकस लेंगे उतना ही दूर इधर भी फोकस लेंगे हम लोग। ठीक है, अब यहाँ देखो स्टूडेंट, एक लाइन हम लोग ऐसे पैरेलल लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, ये लाइन इसके ठीक पैरेलल होगी और यहाँ से ये टर्न होगी और ऐसे फोकस से होकर यहाँ आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, देख पाए, एक रे यहाँ से हम लोग सीधे इसके पैरेलल लाइन लेंगे और ये पैरेलल लाइन ऐसे टर्न होकर ऐसे चली आएगी। ठीक है, दूसरी लाइन हम लोग यहाँ से लेंगे जो है, देखो स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, एक लाइन हम लोग इसको ऐसे खींचते हुए ऐसे ले आएंगे यहाँ पर और दूसरी लाइन ऐसे इसके ऑप्टिकल सेंटर से लाएंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे ये आप इसका कहीं फोकस है इधर कहीं, ठीक है, इसका फोकस है F यहाँ कहीं, ये है F0। अब देखो स्टूडेंट, दोनों रे यहाँ पे मिल रही हैं, एक रे ऐसे हम ले आते हैं, दोनों रे यहाँ पे मिल रही हैं। देखो, तो ये हमारी हुई फर्स्ट इमेज हुई। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारी पहली इमेज हुई। अब हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ से देखो, हम यहाँ से ऐसे एक पैरेलल लाइन ऐसे ले सकते हैं, ऐसे पैरेलल लाइन, ये इधर कहीं फोकस इसका होगा वहां से जाएगी और एक लाइन हम लोग यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं, तो ये लाइन ऐसे आएगी स्टूडेंट, ऐसे। ठीक है, और दूसरी लाइन यहाँ इसका लेंस के हम लोग लेंगे स्टूडेंट, ऐसे ये लाइन खींचेंगे ऐसे। ठीक है, और यहाँ से जो पैरेलल लाइन हम लोग लेते हैं स्टूडेंट, ये इसके कहीं इधर फोकस से जाएगी, ये ऐसे टर्न होगी, इधर कहीं इसका फोकस होगा और दोनों लाइन ऐसे मिलाने के बाद ये यहाँ पे कहीं मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट, यानी जो हमारी इमेज हुई वो यहाँ पे आके ऐसे मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट, हमारी इमेज देखिए कितनी बड़ी बन गई। यहाँ बहुत छोटी इमेज थी, इस लेंस ने मैग्नीफाई किया और फिर इसने मैग्नीफाई किया, तो यहाँ पे इमेज दोनों बन रही हैं। ठीक है स्टूडेंट, दोनों यहाँ से ये डॉट डॉट लाइनें हमने ली हैं, एक लाइन ऐसे ऑप्टिकल सेंटर पर ले जाते हैं ऐसे। ठीक है, इसके ऑप्टिकल सेंटर पर ऐसे ले जाते हैं। ठीक है, एक यहाँ से ऐसे चली जाएगी रे, एक रे इधर चली जाती है। ये जो दोनों रे हैं स्टूडेंट, ये जो हमारी मूल रे हैं जो आ रही थी पहले, ये रे, ठीक है, ये रे हम लोग इधर से ऐसा टर्न कराते हैं कि ये इसी पॉइंट पर रे मिले हमारी। ठीक है, ये रे हमारी इसी पॉइंट पर मिलेंगी सर।
सारी रे इसी पॉइंट पर मिलेगी। यानी ये ऐसे जा रहा है स्टूडेंट और ये ऐसे जा रहा है इधर, ठीक है। ये दोनों मिलाने पे इधर मिल रहे हैं, ये ऐसे पीछे आके ठीक यहीं पे मिल रहा, ये भी पीछे आकर यहीं आ रहा है। आप स्केल लगाएंगे बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ हमारी आई है स्टूडेंट, ये हमारी आई होती है, ठीक है स्टूडेंट। आप देखो स्टूडेंट, ये हमारी ऑब्जेक्ट ए बी होती है, ठीक है। और ये हमारा होता है पहली इमेज ए डैश बी डैश, ये हमारी होती है दूसरी इमेज ए डबल डैश, इसको लेते हैं ए डबल डैश और इसको लेते हैं बी डबल डैश। अब देखो स्टूडेंट, इमेज फॉर्मेशन में जो मेन आपको समझना है वो यहाँ ऑब्जेक्ट ए बी है हमारा, पॉइंट बी से हमने 2 रे ली है। एक रे हमारी कहाँ जाएगी, ऑब्जेक्टिव के ऑप्टिकल सेंटर से और सीधी लेंस पर चली जाएगी। दूसरी रे हमारी जो आती है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है और ये रे सीधे ऐसे निकलेगी और ये भी लेंस पर चली जाएगी। दोनों रे जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट हमारा बी डैश होता है। इसका मतलब बी डैश ए डैश हमारी इस लेंस के लिए इमेज हुई, ये इमेज इसकी ऑब्जेक्ट हो गई हमारे सेकेंड लेंस के लिए, आई पीस के लिए। अब यहाँ ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट हो गया तो इसकी जो इमेज बनेगी स्टूडेंट, यहाँ से हमने 2 रे ली हुई है। एक तो प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल वाली रे लेते हैं स्टूडेंट और इसको फोकस की ओर भेज देते हैं, ये पैरेलल रे और इसको भेज देते हैं फोकस की ओर, ठीक है। टू फोकस लिखा हुआ है यहाँ, यानी ये रे जाएगी तो यहाँ कहीं फोकस होगा, यहाँ पास होते हुए इसका जो फोकस होगा, जैसे ये एफ ही लिखा है यहाँ देखो, तो एफ ही वैसे इधर भी आएगा, उस फोकस से होते हुए ये रे निकलेगी जो इसके पैरेलल आ रही है। एक रे हम लोग यहाँ से लेते हैं स्टूडेंट, ये रे देखिए जो इसके ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है, ठीक है। ये रे हम लोग ऐसे लेते हैं जो इसके ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे निकल जाती है। ये दोनों रे पीछे ले जाने पर बी डबल डैश पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। तो आप ऐसे दोनों रे पीछे ले जाएंगे तो ऐसे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाएंगे। अब ये जो दोनों रे हमारी यहाँ आ रही थी, जो हमारी फंडामेंटल रे थी, ठीक है स्टूडेंट, ये फंडामेंटल रे भी यहाँ से टर्न होती है, ठीक है। और टर्न होती है तो ये भी पीछे जाकर इसी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, यानी बी डबल डैश हमारा इस बी डैश की इमेज हुई, यानी हमारी जो फाइनल इमेज हुई ए डबल डैश हुआ, अब ए डबल डैश बी डबल डैश हुआ। अब इस इमेज का नेचर कैसा हुआ स्टूडेंट, ठीक है। तो इमेज का नेचर हम लोग अलग अलग देखें स्टूडेंट। तो जो हमारी पहली इमेज है वो ऑब्जेक्टिव के लिए है, तो फॉर ऑब्जेक्टिव नेचर ऑफ इमेज हम लोग देखेंगे इसमें, नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। और इसमें 2 इमेज है स्टूडेंट, एक इमेज इधर है और एक इमेज इधर है। तो पहली इमेज देखिए कैसी है, तो फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के लिए जो इमेज है स्टूडेंट वो कैसी है, इमेज इज लार्ज फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहली जो इमेज है वो कौन सी इमेज है, ए डैश बी डैश के बारे में हो रही है बात, ठीक है। फ्रॉम ऑब्जेक्टिव से जो इमेज बनी, इस लेंस से जो इमेज बनी
ए डैश बी डैश, वो इमेज कैसी होगी? इमेज इज लार्ज फ्रॉम ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहला पॉइंट, इमेज इज लार्ज फ्रॉम ऑब्जेक्ट, यानी इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी है। दूसरा पॉइंट रियल है। तीसरा पॉइंट इन्वर्टेड है। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट बिटवीन द फोकल लेंथ, between the focus of eyepiece and optical center of eyepiece and optical center of eyepiece। ठीक है स्टूडेंट, यानी जो हमारी इमेज है उसमें क्या क्या क्वालिटी है। पहली इमेज में देखिए स्टूडेंट, ये है ए डैश बी डैश, इमेज इज लार्ज फ्रॉम ऑब्जेक्ट, यानी इमेज वस्तु से बड़ी है, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है। और है रियल है, यानी वास्तविक है। इन्वर्टेड है, उल्टा है। और कहाँ बना हुआ है कि जो हमारा आई पीस है उसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। ठीक है स्टूडेंट, सेकेंड इमेज इसकी कैसी होगी? सेकेंड में देखिए स्टूडेंट, सेकेंड इमेज कितनी कहाँ है? अब इसकी पोजीशन तो हम लोग बता नहीं सकते हैं, पोजीशन तो ये इन्फिनिटी तक लोग बना देते हैं। सेकेंड इमेज के बारे में देखिए, ये फ्रॉम आई पीस है, फ्रॉम आई पीस। ठीक है, इसको हमने लिखा है ए डबल डैश बी डबल डैश। ओके, ये कैसा है? वेरी लार्ज, वेरी लार्ज है, ये बहुत बड़ी है। वर्चुअल है, वर्चुअल है। और इसके कंपेयर में ये है इरेक्ट है, और इसके कंपेयर में इन्वर्टेड है। ठीक है, इन्वर्टेड कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इन्वर्टेड है। इरेक्ट कंपेयर टू ए डैश बी डैश, कंपेयर टू ए डैश बी डैश। अगर हम ए डैश बी डैश देखें तो ये इसके कंपेयर में सीधा है, जैसे ये बना है उसी तरह ये भी बना है, तो इसके कंपेयर में इरेक्ट है। और ए बी जो है इसके कंपेयर में इन्वर्टेड है, लेकिन लार्ज, वेरी लार्ज है, वर्चुअल है, यानी ये आभासी है। अच्छा, अब दो पॉइंट पर हम लोग इसको बनाते हैं। एट डी यानी 25 सेंटीमीटर, और दूसरा एट इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी पर। इस इमेज को हम दो ही जगह बनाते हैं। कहाँ कहाँ फॉर्म करते हैं कि एट डी और इन्फिनिटी।
ठीक है, दो ही जगह हम लोग इसको बनाते हैं। कहाँ कहाँ बनाते हैं? डी पर बनाते हैं या इन्फिनिटी पर बनाते हैं। डी हमारा कितना है? डी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है, इसकी कितनी होगी और कैसे उसका फार्मूला निकलेगा। देखो स्टूडेंट, मैग्नीफाइंग पावर में हम लोग अल्फा एंड बीटा लेते हैं। इसमें अल्फा कहाँ आएगा स्टूडेंट? अल्फा तो हम लोग कहते हैं कि जब ऑब्जेक्ट हमारा 25 सेंटीमीटर पर हो, उस कंडीशन में हमारी आंख पर जो एंगल बनाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे मैग्नीफाइंग पावर यानी आवर्धन क्षमता। तो अब हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता अगर निकालना चाहते तो हमें अल्फा और बीटा चाहिए। तो यहाँ बीटा तो दिख रहा है स्टूडेंट, क्योंकि ये इमेज है और ये फाइनल इमेज जो आंख पे यहाँ एंगल बनाएगी वो इसी लाइन से बनेगा स्टूडेंट। और इस लाइन को यहाँ हम अगर देखें तो इसको हम बीटा लिख सकते हैं। ये लाइन हमारी फाइनल इमेज के लिए यहाँ सीधी आई है, देखो ये लाइन सीधी आई है इमेज के लिए। तो इसका मतलब यहाँ हमारा बीटा हो जाएगा। एल्फा कहाँ है स्टूडेंट? एल्फा इसमें नहीं होता है, उसके लिए आपको अलग से थोड़ा कंस्ट्रक्शन लेना चाहिए। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, जितना बड़ा ये ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इसको आप बनाएंगे, ठीक। और ऐसे डी लेंगे यहाँ 25 सेंटीमीटर, यानी ये हमारा इज इक्वल टू डी होता है, ठीक है। अब यहाँ से ऐसे हम इसको मिला दें स्टूडेंट। तो अब यहाँ अगर हम आंख अपनी रख दें स्टूडेंट, ये हमारी आंख हो जाएगी। तो ये जो एंगल यहाँ बनेगा ये अल्फा बनेगा स्टूडेंट, ठीक है। ये हमारी ऑब्जेक्ट हुई, ए बी हुआ, और यहाँ से यहाँ तक ये डी हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोग मैग्नीफाइंग पावर के लिए फार्मूला लिखते हैं, m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर हेडिंग पड़ी है, m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैग्नीफाइंग पावर लिख देंगे आप। मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। यहाँ देखो स्टूडेंट, अब ये हमारा इक्वेशन 1 हुआ, ठीक है। नाउ अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा हम ले सकते हैं नियर अबाउट 10 अल्फा, और 10 अल्फा की वैल्यू इससे लीजिए स्टूडेंट, इससे लेना है हमें। तो ए बी अपॉन डी हुआ, ए बी अपॉन डी हो गया, ठीक है स्टूडेंट। और बीटा इज इक्वल टू हुआ हमारा नियर अबाउट 10 बीटा, और 10 बीटा जब हम लेंगे स्टूडेंट तो यहाँ से लेंगे, तो हम इसी में ले लेते हैं स्टूडेंट। ए डैश बी डैश अपॉन यू ई आया, ए डैश बी डैश अपॉन यू ई आ गया, ठीक है स्टूडेंट। इन दोनों को ले जाके इसमें रख दो स्टूडेंट, तो एम का क्या फार्मूला आ जाएगा? देन फ्रॉम इक्वेशन 1, देन फ्रॉम इक्वेशन 1। अब देखो इक्वेशन 1 से क्या फार्मूला आ जाएगा? m इज इक्वल टू, यहाँ देखो ऊपर है बीटा, तो ए डैश बी डैश हुआ, ए डैश बी डैश हुआ अपॉन ए बी आया, ठीक है स्टूडेंट। इनटू, अब ये ऊपर हुआ, ये नीचे, डी ऊपर जाएगा, डी अपॉन यू ही आया, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, अगर हम इनकी वैल्यू रख दें तो यू ओ यहाँ से माइनस का आ जाएगा। अगर हम इसकी वैल्यू ले लें, ए डैश बी डैश का रेशियो यही न होता है, वी ओ अपॉन यू ओ होता है माइनस का। ये माइनस का इसको हम अगर ले लें ए डैश बी डैश, तो एम इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का वी ओ अपॉन यू ओ, ये आ गया डी बाई यू ही आ गया। ये इक्वेशन नंबर हमारा कौन सा हुआ स्टूडेंट? इक्वेशन नंबर 2 हुआ। अब यहाँ देखो ये जो हमने रखा स्टूडेंट, ये इससे हमने रख दिया, देखिए ए बी अपॉन यू ओ
तो हम लोग पढ़े हैं जो है लीनियर मैग्निफिकेशन इसके लिए, तो एमओ का फार्मूला होता है एमओ इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपान ए बी होता है, और इसकी वैल्यू होती है कितनी होती है बी ओ अपान यू आता है। ठीक है, ये माइनस हो गया, तो ये वैल्यू हमने इसकी एमओ की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया स्टूडेंट। तो एम का जो फार्मूला आया वी ओ अपान यू ओ डी अपान यू वी आया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट ये जो हमारा फार्मूला आया इसका जो है हम लोग दो कंडीशन लगा सकते हैं। पहली कंडीशन देखिए, इफ फाइनल इमेज इज formed at least distance of distinct विजन यानी डी पर बना। ठीक है, अगर फाइनल इमेज इस पर बनी तो हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी स्टूडेंट, हमारे लिए बनेगा v इज इक्वल टू, ठीक है, फाइनल इमेज बन रही है डी पर, तो ये हो जाएगा माइनस डी। ठीक है, ये v हो जाएगा, v क्या हो जाएगा माइनस डी। नाउ हमारा फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, 1 अपान एफ ई इज इक्वल टू 1 अपान बी माइनस 1 अपान यूवी होता है। इस फार्मूले को आगे करते हैं स्टूडेंट, तो यूवी को तो हम लोग हमेशा ही प्लस लेते हैं, आप तो जानते ही हैं। तो जब यूवी इनकी वैल्यू रख देंगे तो ये माइनस कर दिया जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपान एफ ई, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपान डी और माइनस माइनस प्लस 1 अपान यूवी आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट यहाँ से यूवी की वैल्यू क्या आएगी, ये डी हमारा यहाँ माइनस का है, देखिए ये माइनस का है, इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो इससे हमारा निकलेगा 1 अपान यूवी इज इक्वल टू 1 अपान डी और प्लस 1 अपान एफ ई। ठीक है स्टूडेंट, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, यहाँ 2 लिखा है देखिए, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2। अब देखो स्टूडेंट, अगर इक्वेशन 2 में यहाँ ले लो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से देखो क्या निकाल लेंगे आप, m इज इक्वल टू माइनस का वी ओ अपान यू ओ, ब्रैकेट में आ गया स्टूडेंट, ऊपर तो ये डी है तो डी कॉमन कर देते हैं, बाहर कर देते हैं डी, यहाँ डी हो गया, और ब्रैकेट में 1 अपान यूवी है, देखिए यहाँ 1 अपान यूवी है, 1 ऊपर और यूवी नीचे, तो 1 अपान यूवी की यहाँ वैल्यू रख दीजिए 1 अपान डी प्लस 1 अपान एफ ई। ठीक है स्टूडेंट, अब डी को अंदर कर दीजिए, एम का फार्मूला आ जाएगा माइनस का वी ओ अपान यू ओ, ठीक है, ब्रैकेट में आ गया डी बाई डी प्लस डी बाई एफ ई, ये डी बाई डी का 1 हो गया, एम का फार्मूला हो गया माइनस का वी ओ अपान यू ओ 1 प्लस डी बाई एफ ई। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा हुआ इक्वेशन नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट, वो m इज इक्वल टू माइनस का वी ओ अपान यू ओ, ठीक है, डी बाई यू वी निकाला, और उससे जो हमने लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला निकाला
कब निकाला? जब हमारे फाइनल इमेज, ये वाली इमेज जो है डी डिस्टेंस पर है। अब इस इमेज के लिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है स्टूडेंट? यहाँ तक की डिस्टेंस डी हो गई। अब ये फाइनल इमेज जो इस फार्मूले से मैग्निफिकेशन आ रहा है, इस मैग्निफिकेशन के लिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस डी हो गई। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, ये हमारा हुआ फार्मूला नंबर 3। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग दूसरा पॉइंट देखेंगे। व्हेन फाइनल इमेज is formed at infinity। अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बन रही, अनंत पर बन रही, तो अनंत पर तब बनेगी स्टूडेंट जब इसके इस लेंस के फोकस पर इमेज बनेगी। तो हमारी ए डैश बी डैश इसके फोकस पर आनी चाहिए। तो यहाँ पर जब फोकस पर आएगी स्टूडेंट, तो यूवी और एफई इक्वल हो जाएंगे। जितना इधर यूवी है उतना उधर एफई भी है। अब इसका नाम हम रखते हैं ए डैश बी डैश। ठीक है स्टूडेंट। अब ये हमारे जो रे यहाँ से आ रही थी दोनों, ये जब इधर टर्न होंगी स्टूडेंट, तो ये पैरेलल हो जाएंगी। अब पैरेलल हो जाएंगी तो कहाँ जाएंगी? ये इन्फिनिटी पर ऐसे जाएंगी। जो पैरेलल लाइन आप बना लीजिए आराम से स्केल लगा करके, और ये इन्फिनिटी ऐसे बनाइए, टू इन्फिनिटी कर दीजिए। ये कहाँ जाएगी? टू इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी कहीं मिलता नहीं है स्टूडेंट, तो वो कहीं मिलेगा नहीं, अनंत पर जाएगा। ये हमारी आंख है यहाँ। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, इस कंडीशन के लिए देखेंगे स्टूडेंट, हमें क्या पता लगा? जब ये इमेज इन्फिनिटी पर बनी, देन हमारे पास क्या बना? देन v इज इक्वल टू आ गया इन्फिनिटी। v हमारा इन्फिनिटी आ गया, माइनस का इन्फिनिटी। अब हमारा फार्मूला होता है 1 एफ इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/uv। वैल्यू रख दें स्टूडेंट, तो ये हो गया 1 माइनस का इन्फिनिटी। और uv इस साइड होता है, तो इसको माइनस लेंगे तो माइनस माइनस प्लस uv आ गया। अब यहाँ से ये जो है जीरो होता है स्टूडेंट, 1/इन्फिनिटी का जीरो हो जाता है। जब ये जीरो हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 1/fe इज इक्वल टू 1/uv हो गया। ठीक है स्टूडेंट। अब ये इससे हमारा क्या निकला? देन m इज इक्वल टू, देन m इज इक्वल टू कितना आया स्टूडेंट? ये फार्मूला देखिए लिखा है, माइनस का VO/U और ब्रैकेट ये d हो गया, और UV की जगह Fe, तो ये आ गया Fe। ठीक है स्टूडेंट। ये हमारा 4 इक्वेशन हुआ। अब देखो स्टूडेंट, ये हमारे मैग्नीफाइंग पावर के फार्मूले हुए। एक नोट पॉइंट में फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट। ठीक है। और वो नोट पॉइंट का फार्मूला होता है m इज इक्वल टू होता है me इंटू mo होता है। me मीन्स क्या हुआ? लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस और दूसरा होता है एमओ, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ओके स्टूडेंट।
अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, लेंथ कितनी होती है माइक्रोस्कोप की? डिस्टेंस बिटवीन लेंसेस। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेस, द डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेस is known as length of microscope। ठीक है स्टूडेंट, दो लेंसों के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम लोग कहेंगे माइक्रोस्कोप की लेंथ। ठीक है, दोनों लेंसों के बीच की दूरी को सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कहते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं एल, कैपिटल एल। ठीक है, तो इसमें दो कंडीशन होंगी स्टूडेंट। पहला, व्हेन फाइनल इमेज is formed at D। ठीक है, D मीन्स 25 सेंटीमीटर। देन इसमें हमारा जो L होगा, L इज इक्वल टू VO प्लस UV। UV की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ध्यान रखिएगा, UV की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे जब लेंथ निकालेंगे, और सब में UV माइनस होगा क्योंकि इसके इस साइड में है, लेकिन जब हम लेंथ निकालेंगे तो पॉजिटिव डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, दूसरा, व्हेन फाइनल इमेज is formed at infinity। ठीक है, दूसरा, इसकी जो फाइनल इमेज होगी वो कहाँ फॉर्म होगी? इन्फिनिटी पर। अब देखो स्टूडेंट, जब इन्फिनिटी पर होगी तो हमने क्या बताया, L इज इक्वल टू BO, तो एक ही है, और प्लस UV जो होता है वो FE के इक्वल हो जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है, तो हम इसको BO प्लस FE लिखेंगे। FE तो लेंस की फोकल लेंथ है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो पॉजिटिव होगा। ठीक है स्टूडेंट, इस फार्मूलों से आप लेंथ निकाल सकते हैं कि कितनी लेंथ होगी माइक्रोस्कोप की। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे कंडीशन फॉर लार्ज मैग्नीफाइंग पावर, यानी ज्यादा हम लोग अधिक आवर्धन क्षमता कैसे प्राप्त करें, उसकी कंडीशन हम लोग देखेंगे, किस कंडीशन में हमें ज्यादा मैग्नीफाइंग पावर मिल सकती है। देखो स्टूडेंट, मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला हमने देखा है, व्हेन फाइनल इमेज एट D, जब एट D पर है तो M का फार्मूला हमने देखा माइनस का VO अपॉन UO। ठीक है, 1 प्लस D/FE देखा। ठीक है स्टूडेंट, दूसरा हमने आपको बताया, व्हेन फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी, तब हमने बताया M इज इक्वल टू माइनस VO अपॉन UO D/FE। ठीक है स्टूडेंट, अब इन दो फार्मूलों से एक चीज हमें पता चलती है स्टूडेंट कि U छोटा हो और V बड़ा हो। ऐसा तब होगा जब हमारा ऑब्जेक्ट FO के बिल्कुल पास कहीं रखा होगा। अगर FO पे रख देंगे तो इन्फिनिटी पर होगा, बहुत लार्ज हो जाएगा, तो उससे जस्ट पहले हमें रखना है। ठीक है, यानी FO से जस्ट पहले होना चाहिए, यानी UO स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, UO should be small। ठीक है,
VO should be large, ठीक, और नीचे एफ ही कम हो जाएगा तब भी ये रेशियो बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी हाई मैग्नीफाइंग पावर इन फार्मूलों से हमें कब मिलेगी? यूओ यूओ शुड बी स्मॉल, यूओ स्मॉल होना चाहिए, वीओ शुड बी लार्ज, वीओ बड़ा होना चाहिए, और एफ ई शुड बी स्मॉल, एफ ई शुड बी स्मॉल, एफ ई भी स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट।